नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आप सभी लोगों के लिए एक तोहफा ये और रहा। आपने कहा था कि सर इसका अगला लेक्चर कब आएगा। फर्स्ट लेक्चर जब आपने देखा था तो बहुत सारे आपके कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों का विचार उसमें आया कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करिए, सर पूरे सिलेबस कराएंगे तो वो क्या कराएंगे, या फिर और भी सारी चीज़ें आपकी पूछी गई। जो फिल्टर होके हमारे पास आए कमेंट, उसमें जो है आपको ये सारी बातें, ये क्वेरी थी। कुछ बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी की बात की, कुछ बच्चों ने ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की। मुझे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेज आए कि ह्यूमन ज्योग्राफी से शुरू करिए सर, बट अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की अगर सीरीज शुरू कर दिए हैं तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी हम पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पे स्विच करेंगे। तो बहुत जल्द हम ह्यूमन ज्योग्राफी के लेक्चर को भी लेके आएंगे। फिलहाल आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आ गए हैं अपने सेकेंड लेक्चर के लिए, और सेकेंड टॉपिक आपके पास है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यह जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे या इंटीरियर ऑफ अर्थ देखेंगे तो उसके अंदर पृथ्वी की बनावट कैसी है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है पूरी तरह से हम देखेंगे कि क्या इसके कौन कौन से जो है पार्ट किए गए हैं, इसके डिवीजन का कारण क्या रहे, उस डिवीजन को अध्ययन हम कैसे करें। तो बच्चों, आपको हमने एक छोटी सी बात पहले बताई थी कि जब हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ देखा था तो हमने देखा था कि यूनिवर्स से हमारा जैसे जैसे यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ, हमारी डेवलपमेंट उसी के साथ हुई। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ें, हम दूसरे ग्रहों के बारे में पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग हम मान लें कि पृथ्वी के भी इंटीरियर में वही सारी बातें लिखी होगी, वही सारी बातें उसके अंदर भी छुपी होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अर्थ को डायरेक्ट स्टडी करें और डायरेक्ट देखें कि इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें। लेकिन संभावनाएं इसके तमाम है और हमारी जो है तकनीकी आज भी सीमित है। अभी हम उतने बड़े इंस्ट्रूमेंट या उतनी बड़ी खुदाई नहीं कर पाए हैं। कुछ खास खुदाइयाँ आपने देखा होगा अर्थ इंटीरियर के अध्ययन के लिए जो 9 किलोमीटर की गई, कोई 5 किलोमीटर की गई। आप जो है उसके नीचे की बात करें तो अभी भी वह छुपा हुआ है। हम रॉक के आधार पे ही उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं वो जुटा रहे हैं। और अगर हम देखें तो एक पूरे पृथ्वी के रेडियस को अगर आप देखें 6370 किलोमीटर की इस रेडियस, कहीं कहीं आपको 6371 मिलेगा, कहीं पे आपको 6378 किलोमीटर भी मिलेगा। एनसीईआरटी ही इस पे क्लियर नहीं है। एक ही ये पेज पे डायग्राम में वो लिखती है कि अर्थ का इंटीरियर जो है 6378 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर, और दूसरे जगह पे वो लैंग्वेज में लिखती है कि इसका जो है ये टोटल रेडियस जो है 6370 किलोमीटर है। बट ठीक है, यह जो है इतनी बारीकियां हमारे यहाँ अगर पूछेगी तो हम देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार डील करेंगे। बट सोचिए यहाँ काम की बात यह है कि 6371 6370 किलोमीटर यह डेप्थ होने में, और हमने स्टडी क्या किया 12 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो हमारे पास अभी भी अर्थ के स्ट्रक्चर के जो प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमारे पास बहुत सारी जो है सोर्सों से जानकारी है। तो हम अर्थ इंटीरियर को अगर सबसे पहले एक बेसिक संरचना के बारे में अगर हम जानें तो इसको पढ़ने के लिए 2 मेथड है। हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के ये पढ़ने के लिए 2 मेथड आपको देखने को मिलता है। पहला मिलता है जिसको आपको कहते हैं डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा मिलता है जिसको आप कहते हो इनडायरेक्ट सोर्स। इस सोर्स के आधार पे हम जो है इसका ये पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ पर हम पूरे चीज़ों को देखते हैं। अब डायरेक्ट सोर्स में हम अर्थ को खोदें और वहां से निकालें। जैसे आपने देखा होगा कि ये पढ़ा भी होगा इसके प्रीवियस क्लास में, हमने साउथ अफ्रीका के अंदर इस तरह की एक जो है शुरू किया और 3 से 4 किलोमीटर हमने वहां पे डीप खुदाई किया। तो वहां पर की एक जो है कुछ सोर्स हमको मिले ये गोल्ड माइंस के खुदाई के समय,
और वहाँ से हमने रॉक स्ट्रक्चर के अध्ययन पे बताया कि कुछ ये इस तरह की लेयरिंग हो सकती है। फिर उसके बाद और आप देखोगे कोला क्षेत्र में हम 12 किलोमीटर खुदाई किए और फिर वहाँ से हम एविडेंसेस लिए। इसके अलावा आप देखोगे जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो वोल्केनो से जो लावा आते हैं, लावा जो पिघला हुआ ये मैग्मा है, जब धरातल पे आके सरफेस पे आकर के जमता है तो उसको लावा कहा जाता है। तो उस रॉक के स्ट्रक्चर के आधार पे, उस रॉक के जो मटेरियल्स हैं उसके आधार पे भी हमने बताया कि हमारे यहाँ अर्थ का इंटीरियर में क्या क्या बातें हो सकती है। तो पहला हमारे डायरेक्ट सोर्स में देखें तो क्या है, डायरेक्ट माइनिंग, और दूसरा जो है वोल्केनो इरप्शन से जो हमको लावा मिले हैं, डीप सी ओशियन के वोल्केनो से जो ओशियनिक लावा मिले हैं वो हमारे पास सोर्स है। लेकिन अगर इसको इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात किया जाए इसके पढ़ने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स मौजूद हैं जिसके आधार पे अर्थ के पूरे इंटीरियर की लेयरिंग की स्टडी करते हैं। हम उसके लेयर को पूरी तरह से देखते हैं और उसमें पहला है डेंसिटी। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के नीचे जाते हो तो ये कहा जाता है कि डेंसिटी बढ़ती जाती है। कैसे पता चला ये? कैसे हम मान ले कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के आंतरिक भाग में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है? क्योंकि अब इसके लिए लॉजिकल आप सोचिए, अर्थ के सरफेस पे मिलने वाली जो एल्युमिनियम और सिलिकॉन की चट्टानें हैं, जिसको आप क्वार्ट्ज कहते हो, जिसको आप फेल्सपार ग्रुप के चट्टानें कहते हो, ये जो चट्टानें होती है इनका अगर आप देखो ये डेंसिटी तो 3 के अराउंड आपको ये देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप होल अर्थ की डेंसिटी के बारे में बात करोगे तो आपको 5.5 देखने को मिलेगा। यानी अगर अपर सरफेस को हम देख रहे हैं, ये अपर सरफेस का 3 है और ये होल हम अगर पूरा अर्थ का देख रहे हैं तो 5.5। इसका मतलब है कि इसके इंटीरियर में इस 5.5 से ज्यादा तो होगा ही, तभी तो मिल करके इस छोटे अंक के साथ मिल करके और एवरेज थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। यानी एवरेज अगर तभी तो ये आएगी ना जब यहां पर इससे बड़ा डिजिट होगा, 5.5 से बड़े डिजिट में होंगे। यानी हमने इससे ये अनुमान लगाया कि घनत्व जो है ये 3 से बहुत अधिक होगा जैसे जैसे इंटीरियर में गए होंगे। तो पहला तो हम लोगों के डेंसिटी के बारे में हमने अनुमान लगाया और ये सत्य भी रहा कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम डेंसिटी में डेप्थ में जाएंगे हमारी डेंसिटी चेंज होती जाती है और इस डेंसिटी के आधार पे हम डिफरेंट जो है जोन में अर्थ को बांटे, डिफरेंट जोन में अर्थ की स्टडी करते हैं। जो भी आप ये आगे अभी ये जो आप डिवीजन देखोगे जिसमें आप क्रस्ट देखोगे, मेंटल देखोगे, कोर देखोगे, तो इसका एक बेसिस ये भी है डेंसिटी के बारे में। दूसरा आता है प्रेशर। जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते हो तो उसके ऊपर के सरफेस एयर की लेयरिंग और प्लस जो है उस मटेरियल की भार आपके ऊपर पड़ते जाता है। तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो यह जो है इंक्रीज करते जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, जिस कारण से एक आपको परिणाम क्या देखने को मिलेगा, इनके रॉक स्ट्रक्चर को। रॉक जो है जब नीचे की तरफ जाओगे तो हार्ड रॉक मिलने लगेगी और ऊपर के आओगे तो सॉफ्ट रॉक आपको मिलने। इसका कारण भी ये है कि इनकी डेंसिटी चेंज होने के पीछे एक कारण ये है प्रेशर। ऊपर वाले में हल्के धातुओं से मिली है, कंस्टिट्यूट उनकी जो है ये कम प्रेशर में वो बने हैं, जबकि नीचे वाले अगर आप जाओगे वहां पे आपको गैब्रो ओल्विन जैसी आपको ये चट्टानें मिलेगी और यह जो है काफ़ी डेंसिटी वाली चट्टानें हैं क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो दूसरी हमारे पास आता है प्रेशर। फिर जो है थर्ड आप देखोगे तो आपको इसका सोर्स मिलता है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप अर्थ पे नीचे की तरफ जाते हो तो 32 मीटर के गहराई पे बढ़ने के साथ, जैसे 32 किलोमीटर गए उसके 32 किलोमीटर उसके, तो ये इंक्रीज करते 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है। सर क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करता है? तो ड्यू टू हैवी प्रेशर, बहुत अधिकता, ये दबाव के कारण से मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और उनके ये कंप्रेशन के वजह से प्रेशर भी ये टेम्परेचर भी उनका बढ़ता जाता है।
तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। यहां पर आप देखोगे ये तीनों जगह पे ये तीनों के एक्युमुलेशन से डिफरेंट आपको लेयरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ये लेयरिंग का डिवीजन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमको कोई एक कंक्लूसिव एविडेंस ना मिले कि ये लेयर चेंज कहां से होते हैं, इनकी क्वालिटी एकाएक चेंज कहां से होती है। तो ये आप देखोगे तीसरा जो है ये कारण। चौथा कारण आपको देखोगे ये है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स भी ये आपको सोर्स में, ये अर्थ के सोर्स में क्यों आता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जैसे ये एटमॉस्फेयर के ओरिजिन आपने पढ़ा था, आपने सोलर सिस्टम के ओरिजिन पढ़ा था, आपने गैलेक्सी के ओरिजिन पढ़ा था, तो जिस समय ये धरातल बन रही थी यानी अर्थ बन रही थी, पृथ्वी बन रही थी, कुछ उसी समय इस तरह के जो मेट्रॉइड्स थे इनका भी ओरिजिन हो रहा था। कुछ ऐसे मेट्रॉइड्स जो हैं जो अपने ग्रेविटेशनल ये एरिया से बाहर निकल करके और अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वह जो है जो ही आपके ये मेसोस्फीयर में आते हैं तो वो बर्न करना शुरू होते हैं, जलना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ मेट्रॉइड्स ये बर्न होने में उनकी काफ़ी बड़ी अमाउंट रहती है और वो धरातल से आकर टकरा जाते हैं, तो वो मेट्रॉइड्स की रॉक्स, उस मेट्रॉइड्स के ये मटेरियल्स के आधार पे हम अर्थ का अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोनों के ओरिजिन प्रोसेस सेम। तो ये भी एक एविडेंस के रूप में हम ये देखते हैं पृथ्वी के धरातल के बारे में। अब सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट ये रियलाइबल और या मोस्ट कहें तो मॉडर्न ये आप देखोगे सोर्स, वो है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। जब भी भूकंप आता है तो उसमें आपने नाम सुना होगा प्राइमरी वेव के बारे में, सेकेंडरी वेव के बारे में, आपने नाम सुना होगा सरफेस वेव के बारे में। इस वेव की उत्पत्ति और इनका ये जो ट्रेवलिंग पाथ है ये डिफरेंट मटेरियल्स में डेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनकी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसे वेव हैं जो ये केवल सॉलिड पार्ट्स में जाते हैं, कुछ ऐसे वेव हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों पार्ट में चले जाते हैं। तो ये हम सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान के आधार पे भी अर्थ इंटीरियर की जानकारी लेते हैं। और अर्थ इंटीरियर में आप सिंपल देखोगे कहीं पे अगर अर्थ पे भूकंप आएगा तो जहां पर ये भूकंप शुरू होता है इसको हम फोकस कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और सबसे पहले जिस सरफेस को टच करता है, जिस पॉइंट पे ये टच करता है, इसको हम ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। यह जो है इसको अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। अब यहां से जो ये भूकंप का ओरिजिन हुआ है, जो वेव की ओरिजिन हुआ है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में तो नहीं गई। ये ऐसा थोड़े है जहां पे ओरिजिनेट हुआ तो केवल उससे ऊपर ही आया, वो तो पूरे बॉडी में गया होगा ना। ये यहां से निकलने वाली ये जो है ये इधर भी गई होगी, इधर भी गई होगी, इधर भी गई होगी, इधर भी गई होगी। अब कुछ ऐसे जगह है जहां ये नहीं गई होगी, तो हम मानेंगे कि अगर ये कोई ऐसी ये वेव है जो केवल सॉलिड में जाती है और यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट हमको दिख रहा है जहाँ पर ये नहीं गई है, इसका मतलब है कि यहाँ लिक्विड है। ये हमने अनुमान लगाया कि चूंकि यहाँ सेस्मिक वेव नहीं जाती है, नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ पर उसके कहीं ना कहीं डेंसिटी और नेचर ऑफ मटेरियल में चेंज है। तो इसके आधार पे, सिस्मोलॉजी के आधार पे हमने अर्थ को लेयर के रूप में बांटना शुरू किया, हमने अर्थ को लेयरिंग के रूप में बांटना शुरू किया। कहीं भी अगर भूकंप ओरिजिनेट होता है, कहीं पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो इसमें प्राइमरीली आप देखोगे दो तरह की तरंगे आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है बॉडी वेव एंड सेकेंडरी जो आप देखोगे ये सरफेस वेव। प्राइमरी वेव के अंदर भी दो तरह की तरंगे आपको दिखेगी, एक पी वेव और एक एस वेव। इसका नाम प्राइमरी और सेकेंडरी इसलिए पड़ा है क्योंकि पी वेव का जो है
स्पीड तेज होता है। ये ओरिजिनेट एक ही साथ होती है फोकस से, लेकिन इसका स्पीड तेज होने के कारण से ये लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर पर आवर के रूप में ये गति करती है। तो ये पहले पहुंचती है आपके सिस्मोग्राफ पे, ये पहले रिकॉर्ड होती है। इसके कारण से इसको पी वेव के रूप में आप जानते हो। इनके पाथ भी, यह जो है आप केचुए की गति जैसे देखते हो ना, टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाली, तो ये सीधी रेखा में ऐसे कुछ गमन करती है। तो इस कारण से ये तेजी से, जबकि एस वेव जो है एक तो इसकी स्पीड कम होती है, दूसरी जो यह जो है अप एंड डाउन करके ऐसे पहुंचती है। तो ये जो है दूसरी, मतलब ये कुछ अंतराल के बाद सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है, इस कारण से इसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। तो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ये दोनों वेव हमारी ये रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पे। अब जहां से भी ये ओरिजिनेट होगी, ये यहां पर जहां पर भी ओरिजिनेट होगी, तो एक चीज आप देखोगे, जैसे यहां से मान लीजिए ओरिजिनेट हुई, तो यहां से पी वेव ये गई सरफेस पे और फिर एस वेव भी गई सरफेस पे। ये दोनों जाकर के इस सरफेस को टच करती है और फिर एक नए वेव की उत्पत्ति होता है, जिसको आप एल वेव के नाम से जानते हैं। एल वेव, इसको जो है नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि लव, इसको लव वेव भी कहा जाता है, सरफेस वेव भी कहा जाता है। लव नाम के ये जो है साइंटिस्ट ने इनको खोजा, इसलिए इसको लव वेव भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और वेव होती है जिसको रिले वेव के नाम से जानते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा। हालांकि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में या CSIR के एग्जामिनेशन में वहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। बस आप समझे रहिए कि सरफेस वेव में भी एक सबसे खतरनाक जो है ये होती है एस वेव, ये होती है एक रिले वेव। तो अभी इस तीन में सबसे खतरनाक है एल वेव, और ये क्यों खतरनाक है इसको हम आपको दिखाते हैं। इनके डायरेक्शन को देखिए, यहां पे ये बनी हुई है, जहां पर आपको ये लग रहा है कि कुछ जो है लाइनिंग पास पास बहुत है, कुछ लाइनिंग आपको बहुत पास पास यहां पर मिलेगा। देखिए, कुछ लाइनिंग आपको बहुत दूर दूर मिलेगा, फिर एकदम पास पास मिलेगा, फिर दूर दूर मिलेगा, फिर पास पास मिलेगा। ये क्या बता रहा है? ये जहां से गुजरती है ये चट्टानों में कंप्रेशन कर देती है। इसमें जो है कहीं पर चट्टानों को पास कर देगी, सिकुड़ देगी, और कहीं पर फैला देगी। तो इसमें जो है कहीं पर पास पास उनके मॉलिक्यूल्स हो जाएं, कहीं फैल जाएंगे। तो चट्टानों में कंप्रेशन किस वेव के कारण आता है? पी वेव के कारण। अब ये इसी तरह से आप इस वेव को देख रहे हो, इसका गति जो है अप एंड डाउन, जैसे सांप की गति होती है ना, वैसे कुछ आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसको और भी हम आपको अच्छे से दिखाएं। देखिए, ये ऑब्जर्व करिए, इसको यहां पर इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए ध्यान से। आपको देखने पे यहां पे आपको ये तरंग गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इनमें जो है ये तरंग की गति और उसके कणों की, मॉलिक्यूल्स की गति, ये दोनों आपको एक ही डायरेक्शन में जाते दिखाई दे रहे हैं। ये यूनिडायरेक्शनल है। तो इस कारण से अगर आपके मकान के ईंट को अगर भूकंपीय तरंगों को हिलाती है तो दाएं बाएं करके केवल चली जाती है। ये आपके यहाँ जो है कभी भी ये डिस्ट्रक्शन बहुत कम, रेयरली डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन यहां पर इस वेव को आप देख रहे होंगे, जो इस वेव में इनके तरंग की गति है और जो इनके मॉलिक्यूल्स की गति है, यह परपेंडिकुलर है, ये अलग अलग डायरेक्शन में है। यह अप एंड डाउन ये आपको गति कर रही है, जिसके कारण से आपको डायरेक्शन बहुत जो है, ये डिस्ट्रक्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर इसको और भी क्लियर आपको तीनों को यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, ये यहां पर ये कंप्रेस कर रही है, ये अप एंड डाउन कर रही है, थर्ड वाली कंप्रेस भी कर रही है और अप एंड डाउन भी कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव होती है सरफेस वेव, जिसको यहां नीचे थर्ड रो में दिखाया गया है। तो ये सबसे ज्यादा जो है आपको डिस्ट्रक्शन करेगी इनके। अब एक प्रश्न पूछा आपके पीवाईक्यू में, इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों के अंदर कंप्रेशन करती है? क्या बताओगे? जीवन में कभी भूलेगा? कंप्रेशन कौन कर रही है? पी वेव। कौन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है? कभी भूलेगा? ये सरफेस वेव। अच्छा, एक और भी आपको बात हम यहां पे बता दें। अगर आपके शरीर पे मान लीजिए ऐसे उंगलियों को खींचा जाए
तो अगर बहुत तेजी से जाएगा आपको बहुत गुदगुदी का एहसास नहीं होगा, बट जितनी ही धीरे जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपको गुदगुदी का एहसास होगा। तो ये सेम चीज़ है यहाँ पे होती है। इसकी स्पीड सबसे तेज, इस कारण से यह डिस्ट्रक्टिव कम, इसकी स्पीड उससे कम लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, इसकी स्पीड सबसे कम लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो है आपको यहाँ पर आप ध्यान रखना है। आइए फिर आते हैं हम यहाँ पे, आ जाते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। अब यहाँ पर एक एक को बात करें। सबसे पहले हम पी वेव की बात करें, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगों जैसी। ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है और इसमें 6 से लेकर के 10 किलोमीटर की गति से ये गुजरती है। ये चाहे ठोस हो, द्रव हो, सभी तरह के जो है क्षेत्रों में ये पार करती है और ये सभी तरंगों के पहले पहुंचती है। और ये मैंने एक गोल्डन पॉइंट जो आपको हमने बताया कि ये चट्टानों में क्या करती है, संपीड़न उत्पन्न करती है, कंप्रेशन करती है। तो ये तो रहा पी वेव की विशेषताएं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरी वेव आती है जिसको एस वेव के नाम से जानते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे है। यहां पर दोनों की गति आपने अभी फिगर में देखा, वीडियो में, ये दोनों की गति, ये 91 जो है ऊपर और ये ऐसे गति हो रही थी। यहां पर दोनों की गति अलग अलग डायरेक्शन में थी। ये जो है आप देखोगे पी वेव की तुलना में थोड़ी सी कम गति पे चलती है और ये केवल ठोस में चलती है। ओनली इज गोज टू सॉलिड मटेरियल्स। ये सॉलिड जो है मीडियम में ही जाएगी, ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ही जाएगी। तो जहां पर अगर मान लीजिए अर्थ का, अब आपको मन में आ रहा होता ना अभी तक क्वेश्चन कि सर हम पढ़ तो इंटीरियर ऑफ अर्थ रहे हैं, लेकिन इसमें भूकंपीय तरंगे हम क्यों पढ़ने लगे? ये इसलिए पढ़ने लगे कि इसमें ये जहां पर एस वेव नहीं जाएगी, हम मान लेंगे कि वहां पर अर्थ का वो लेयर कैसा है, लिक्विड है। वो लिक्विड में है, ये अवस्था में है। इस कारण से ये पढ़ना जरूरी था। इस कारण से यहां पे हम लोगों को ये एस वेव को पढ़ना जरूरी था। और थर्ड जो है आप देखोगे, थर्ड वेव आपको दिखेगी एल वेव, जिसको सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। ये सबसे धीरे गति से चलती है और ये दोनों के पी और एस वेव के मिलने के कारण इसकी उत्पत्ति जो है सरफेस पे होती है। बाकी पी वेव और एस वेव दोनों ओरिजिनेट होती है अपने फोकस पॉइंट से और वहां से आती है एपी सेंटर के पास, लेकिन ये जनरेट होती है सरफेस पे, इसलिए इसको सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। बहुत जो है ये कम गति से चलती है, लेकिन यह जो है ठोस से भी जा सकती है और द्रव से भी, यानी लिक्विड से भी ये जा सकती है, दोनों मीडियम से जा सकती है। तो ये आपने ये पढ़ लिया अपने सोर्स के बारे में। अब जहां पर अगर मान लीजिए जिस एरिया में यहां पर जिस एरिया में आपको ये, यहां देखिए, ये आप जब देख रहे हैं तो पी वेव आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, पी वेव आपको यहां भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम एस वेव की बात करें तो एस वेव यहां पर तो दिखाई दे रहा है, यहां पर तो दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां के बाद दिखाई नहीं दे रहा। यहां के बाद जो है पूरे इस जोन में एस वेव यहां तक दिखाई नहीं दे रहा, यहां तक ये एस वेव नहीं है। जबकि आपने देखा कि पी वेव यहां से गुजर रहा है, ये पी वेव गुजर रहा है। पी को हम अगर दूसरे कलर से बनाएं तो देखिए ये पी वेव जो है, पी वेव आपको हर जगह, यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, ये सब एरिया में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एस वेव केवल ऊपर ही था, इधर नीचे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, कहीं पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी एक लेयर हो गई जो लिक्विड अवस्था में, ये कैसी हो गई, एक लिक्विड अवस्था में है। यानी अर्थ के अंदर जो है एक ऐसा लेयर है जो लिक्विड है और इस कारण से यहीं पे रुक जा रही है इस वेव, आगे नहीं जा पा रही। तो इससे हम अभी जो पढ़ रहे थे, इससे फायदा यही हुआ कि हम जो है अर्थ के अंदर की लेयरिंग को जान पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो इस कारण से इसको सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है। आइए अब हम अर्थ के डिवीजन को करते हैं। अर्थ को पहला डिवीजन शुरुआत में, हालांकि यह बहुत कम चर्चा में रहता है, स्वेस महोदय ने किया।
एडवर्ड स्वेस महोदय ने इसको 3 परतों में बांटा और इनके डिवीजन का बेसिस था केमिकल, ये डिवीजन, ये केमिकल कंपोजिशन के रूप में बांटे। इन्होंने बताया कि नीचे से लेकर के और पूरे ऊपर तक जो अर्थ के अलाइनमेंट हुआ है, जो स्ट्रक्चर बने हैं, उसके डिफरेंट लेयरिंग है। आपने देखा कि ऊपर वाला लेयर किसी और मटेरियल से बना है, जैसे मैंने बताया कि फेल्सपार जैसे खनिजों से बना है, और फेल्सपार में आपको सिलिकॉन, एल्युमिनियम जैसी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरा, हमने ये इसके नीचे वाली चीज़ों को देखा, जो स्वेस महोदय का दूसरा सेकंड जो ये लेयरिंग था, उन्होंने क्या कहा कि यह जो है एम्फिबोलाइट जैसी चट्टानों से बना है, इसके अंदर थोड़ी सी जो हार्ड ये मिनरल्स हैं वो भी हैं। तो हार्ड मिनरल्स वाले में आपने देखा कि वहाँ पर ये थोड़ी सी अब सिलिकॉन के साथ जो है मैग्नीशियम की मिश्रण मिलने लगेगा। और फिर सबसे नीचे जाने पे भारी जो है एलिमेंट हैं, जिसको उन्होंने कहा कि यह जो है निकेल और फेरस से बना हुआ है, यानी निकल और लोहा, आयरन से बना हुआ है। अच्छा, एक चीज अब आपको रिकॉल कर पा रहे होंगे, लास्ट लेक्चर से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जब हम पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ अर्थ की थियरी, तो उस सभी थियरी में एक बात कॉमन थी, जहां पे वो कह रहा था कि अर्थ पहले लिक्विड अवस्था में थी, वो और धीरे धीरे सॉलिड हुई। आपने देखा ना कि ये सब जगह, ये चाहे गैसियस थियरी की बात करें, नेबुलर थियरी की बात करें, सभी ये थियरी ये बात कह रही थी। इसका मतलब कि जब ये लिक्विड होगी, ऐसे अगर आपके पास कोई लिक्विड मटेरियल्स हो और इसमें आप डिफरेंट वेट के सामान को डालोगे, तो जो हल्का मटेरियल होगा ऊपर तैरेगा, जो उससे कम हो ये थोड़ा भारी होगा और नीचे जाएगा, उससे सबसे भारी होगा वो केंद्र में चला जाएगा। यही बात उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर जो है हल्के तत्व हैं, जिसको उन्होंने कहा क्या है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बने, और इनको उसी को दोनों को सही करके उन्होंने एक नाम दे दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा, सियाल। तो उन्होंने कहा कि पहला जो ये परत है वो किससे बना हुआ है, वो सियाल से बना हुआ है। पहला जो है वो सियाल, उन्होंने कहा कि फर्स्ट परत सियाल है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यहां पर देखोगे इसकी जो है ये नेचर, अब जहां पर भी सिलिकॉन आपको देखने को मिलेगा, सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो अम्लीय होगा, उसकी जो है वो चट्टानें कैसी होगी, अम्लीय चट्टानें होगी। और इसमें जो है इसकी घनत्व तो काफी कम होगी, क्योंकि हल्के मटेरियल से बना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि ये 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक ये गहराई तक ये बने हुए हैं। ये क्यों इन्होंने डिफरेंट बताया, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जहां माउंटेन एरिया है वहां डेप्थ ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, जहां पे ये महासागर है उसके अंदर की लेयर कम है। तो ये जो है पहला लेयर इन्होंने बताया सियाल। दूसरे लेयर को इन्होंने, इंटरमीडिएट लेयर जो था उसको इन्होंने कहा सीमा, और इन्होंने कहा कि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, दो से ये मिलकर के बना है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम को जोड़ करके उन्होंने टर्म बना दिया सीमा। और इन्होंने बताया कि इसका थोड़ा सा उसके अपेक्षा, अगर वो 2.5 ये डेंसिटी के थे, तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा डेंसिटी वाला है। ये जो है 3 से लेकर के 4.5 तक, यानी 2.9 से लेकर के 4.7 तक ये आपको देखने को मिलेगा। ये कहां तक आपको देखने को मिलेगा, 2900 किलोमीटर तक ये देखने को मिलेगा। यानी सियाल के नीचे से आप ये चले जाओगे तो 2900 किलोमीटर तक अर्थ में ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके नीचे आप जाओगे तो हेवी मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको उन्होंने इनर मोस्ट वाले को उन्होंने नाम दिया नीफे, निकेल और फेरस। और उन्होंने बताया कि ये सबसे हेवी मटेरियल से बना है, और इसकी जो है जो डेंसिटी है ये 12 के आसपास है। अब आपको जो चीज़ें हमने बताया कि प्रेशर के जो हम एविडेंस में देख रहे थे, हम जो देख रहे थे डेंसिटी में कि ऊपर की डेंसिटी मात्र 3 ही है और नीचे ये औसत 5.5 कैसे, तो इसका कारण उन्होंने जस्टिफाई किया कि नीचे आप जाओगे तो डेंसिटी 12 आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है इन्होंने 3 लेयरिंग इन्होंने बताया, एक सीमा, दूसरा जो सियाल, सीमा और नीफे। और ये लेकिन यह जो है समय के साथ धीरे धीरे जो है ये
इस थियरी को, इस डिवीजन को धीरे धीरे ये अब प्रचार या इनको इंपॉर्टेंस मिलना कम हो गया, क्योंकि अब जो है ये सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप के अनुसार नया डिवीजन आ गया और नए डिवीजन में पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन और भी उसमें बहुत ज़्यादा जो है लॉजिकल बातें की गई और वो फर्स्ट थियरी जो सियाल वो कह रहे थे उसको क्रस्ट कहा गया, जिसको आप भूपरपट्टी कहते हो हिंदी में। जो मेंटल कह रहे थे उसको भूप्रवार के नाम से जाना गया और जो कोर कह रहे थे इसको क्रोड के नाम से जाना गया। तो भूपृष्ठ, भूप्रवार और ये जो है भूक्रोड, 3 डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिले, 3 परतों में देखने को मिला। यहाँ पर ये आपने देखा कोर, फिर उसके बाद मेंटल और फिर क्रस्ट। हालांकि इसमें भी फर्दर डिवीजन किए गए। ये डिवीजन इसलिए किया गया क्योंकि कोर में भी पूरी तरह से एक तरह सारी चीजें नहीं है। कोर में भी सबसे अंदर वाले कोर में जाओगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण से वहां पर अल्दो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी सॉलिड में ये रूप में है। उसके ऊपर वाले भाग में आओगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण और प्रेशर थोड़ी सी कम होने के कारण ये लिक्विड अवस्था में है। तो कोर में भी 2 डिवीजन है। आउटर कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में है जबकि इनर कोर सॉलिड अवस्था में है। तो इसको भी डिवाइड किया गया, इसको भी डिवीजन किया गया। फिर ऐसे ही मेंटल में भी जो है आपको 2 भाग कर दिए गए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल इसमें कर दिया गया। क्रस्ट में भी आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कर दिया गया। ये क्यों डिवीजन किया गया? इस डिवीजन के पीछे कारण क्या था? क्योंकि भूकंपीय तरंगे जब जा रही थी तो चलो सॉलिड में तो उनकी स्पीड ठीक है, सॉलिड में P भी जाएगी, S भी जाएगी, लेकिन उनकी स्पीड चेंज हो जा रही थी। जैसे जैसे सॉलिडिटी बढ़ती जा रही थी, ठोस बढ़ता जाएगा, मतलब ज़्यादा ठोस वो उनको मिल रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी, उनकी स्पीड चेंज हो रही थी, उनके डिविएशन के पाथ चेंज हो रहे थे। इसमें आप देखिए यहाँ पर डिविएशन के, ये इस फिगर में आपको डिविएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ऐसे आई है, फिर यहाँ से डिविएट होकर के ऐसे गई, फिर डिविएट होकर के ऐसे गई। आपने देखे कि यहाँ बीच बीच में ब्रेकेज आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके आधार पे भी फर्दर जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर को ये हम जो है अलग अलग डिवाइड किया और इसको डिवाइड करने के लिए अब चलिए यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ से हमने ये चलना शुरू किया, ये क्रस्ट में यहां से मानकर चलना शुरू किया और जो ही यहां आए तो ब्रेकेज हुआ। तो ये जो कंटिन्यू पाथ था वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। तो जहां जहां पर ये चेंजेज आएंगे उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, असंबद्धता कहेंगे। और जिस व्यक्ति ने इसको खोज किया उसको हम उसी के नाम पे असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात यहां और समझ लेते हैं। एक शब्द है जो आपको बहुत परेशान करेगा, जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि आपको उस शब्द से हम अवगत कराते चलें। एक है क्रस्ट। क्रस्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर जो है, ये इसको हम क्रस्ट कहते हैं। लगभग जो है ये 100 किलोमीटर की मोटाई तक ये देखने को मिलेगा, 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक। समुद्र किनारे ये 5 किलोमीटर भी हो सकता है और कंटिनेंट पे आप 100 किलोमीटर की मोटाई भी हो सकती है। तो क्रस्ट तो आप समझ गए। लेकिन एक जो है आपको और देखने को मिलेगा शब्द, जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हो। इसको आप क्या कहते हो? लिथोस्फीयर कहते हो। यानी यह जो है इसको आप भूपरपट्टी कहे और इसको आप स्थल मंडल कहते हो। लिथोस्फीयर, और बार बार शब्द आएगा लिथोस्फीयर और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो देखो, क्रस्ट के अंदर केवल और केवल इसका ऊपरी भाग आता है क्रस्ट का, लेकिन लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आएगा ध्यान से देखो। लिथोस्फीयर के अंदर आएगा क्रस्ट, पूरा क्रस्ट, ऊपर का और नीचे का पूरा क्रस्ट, प्लस अपर मेंटल,
क्योंकि ये लिथोस्फीयर में क्रस्ट का पूरा भाग है, लेकिन मेंटल का ऊपरी भाग जो सॉलिड अवस्था में है, तो इसको और क्लियर लिख दें, अपर सॉलिड मेंटल। लो और भी लिख देते हैं, और अपर सॉलिड मेंटल, ये मिलकर के बनाते हैं लिथोस्फीयर, ये मिलकर के बनाते हैं लिथोस्फीयर। तो अपर सॉलिड मेंटल और क्रस्ट मिलकर के और तब बनेगा लिथोस्फीयर। ये अब इसके नीचे, इस लिथोस्फीयर के नीचे, यानी जो सॉलिड मेंटल है उसके नीचे जो है वो पिघला हुआ मेंटल है, जिसको आप एथनोस्फीयर के नाम से जानते हो। उसको किस नाम से जानते हो? एथनोस्फीयर के नाम से जानते हो। यहां पर उसको लिखा हुआ है, और इसी एथनोस्फीयर के ऊपर जो है ये लिथोस्फीयर पिघल रहा है। आगे हम ये प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो है अब आपको क्रस्ट और लिथोस्फीयर में दिक्कत नहीं होगी। डिवीजन ये क्रस्ट है, ये लिथोस्फीयर अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब इसके आगे और चले तो हमने कहा ना कि इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। तो सबसे अगर ऊपर चलते आओगे सबसे पहले क्रस्ट में ही, तो जब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच आओगे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आओगे, तो आपको एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, जिसको आप क्या कहोगे? यहां पर कोराड डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, इसके लिए एक हम शब्द लिख दे रहे हैं, ये आप काम आपका ट्रिक हो जाएगा काम। देखिए, को एक दवाई का नाम लिख रहे हैं, याद रखना, कोमो। फिर तीसरा जो है दवाई का लेटर है रे, चौथा इसमें लेटर है आपका गु, और पांचवा लेटर आपका जो है, ये शब्द यूज नहीं हुआ है, ये चलिए ये लिख देते हैं। ये शब्द जो है ये याद रखिएगा, बस यही आपके काम का है, बाकी सब मोहमाया है। कोमोरेगुल, क्यों हमने कलरफुल किया दो दो लेटर को? देखो, को मो रे गु ल, कोमोरेगुल दवा का नाम है। अब ये पहला आता है कोराड, कोराड डिसकंटिन्यूटी। कोराड ने इसको खोज किया, ये कहां कहां पे है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच, यानी दो क्रस्ट के ही बीच का डिवीजन जो है कोराड डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद आओगे तो क्रस्ट और मेंटल के बीच मिलेगा, जिसको आप क्या कहते हो? इसको कहते हो ये मोहोविविक डिसकंटिन्यूटी। मोहोविविक ने इसको खोज किया, तो इसको आप क्या कहते हो? मोहोविविक या मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब इसको हम चाहें क्रस्ट और मेंटल के बीच कहें, या लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच कहें। फिर आगे आओगे तो आपको जो है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, आर ई से रेप्टी। रेप्टी डिसकंटिन्यूटी कहां मिलेगा? मेंटल में, दोनों के बीच, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगा रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। फिर आपको देखोगे गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा। ये कहां मिलेगा? मेंटल और कोर के बीच। ये इसको दूसरी भाषा में कह सकते हो लोअर मेंटल और अपर को, ये आउटर कोर के बीच। और फिर लास्ट में आपको मिलेगा एल-ई लेहमान, जिसको आप कहते हो दोनों कोर के बीच, आउटर कोर और इनर कोर के बीच ये डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। तो हमारे यहां ये आपको जो है ये 5 डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी, जो क्रमशः इस रूप में आपको है। तो ये आप जो है बहुत अच्छे से यहां पर याद कर लेंगे। अब यही बात को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रस्ट की अगर विशेषताओं को देखें तो क्रस्ट आप देखोगे 5 ये किलोमीटर से लेकर के, और यह जो है कहीं कहीं आपको 100 किलोमीटर मिलेगा, कहीं कहीं 30 किलोमीटर मिलेगा। इस मोटाई में ये फैली हुई है। इसकी औसत मोटाई जो है आप देखोगे यह 5 किलोमीटर ही है महासागरों में, लेकिन जहां महाद्वीप हो जाते हैं, जैसे अब जहां हिमालय पर्वत है वहां तो इसकी मोटाई काफी ज्यादा हो गई। तो ये आपको, ये बने कैसे हैं? इसमें हल्के पदार्थ से बने हैं, जैसे इसके अंदर जो है आपको सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम जैसी चट्टानें देखने को मिलेगी, उससे बनी हुई चट्टानें देखने को मिलेगी। इसका जो है क्रस्ट का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा? कम होगा, 2.7 के आसपास इसकी डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो ये क्रस्ट की विशेषता, ये पृथ्वी की आउटर लेयर है जिस पे आप निवास करते हो, रहते हो, ठीक। अब उसके बाद
यहाँ पर अब देखिए हमने बताया ना कि ये मुख्यतः फेल्सपार जैसे खनिजों से बना होगा। फिर उसके बाद अब इसके घनत्व के कारण ये भूकंप के ये कारण से भूकंपीय तरंगों के गति और घनत्व बदलने के कारण इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसको अपर ये क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के, ये आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के रूप में आप जानते हो। अब दोनों को अलग करने के लिए कोराइड डिस्कंटिन्यूटी आता है, आपने पहले ही समझ लिया है। और इसी का पार्ट जब अपर मेंटल के साथ मिलता है तो इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये लिथोस्फीयर भी जो है आपको समझ में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी हमारी लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल आप देखोगे यह जो है प्रवाह भूप्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये इसी मेंटल के ऊपरी भाग में आप देखोगे ये सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड क्या मतलब कि यह ना तो ज्यादा लिक्विड है, ना तो जैसे आपने शहद देखा होगा हनी, उस तरह का है जिस पे स्लाइड किया जाए, तो इसको हम एथनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर आप देखोगे पृथ्वी का आयतन का 83.5% सबसे ज्यादा जो है ये मेंटल का भाग कवर करता है, लेकिन यह हल्के चट्टानों से बनने के कारण से, यानी अगर कोर की अपेक्षा देखोगे तो हल्के चट्टानों से बनने के कारण इसका योगदान बहुत कम है। पूरे अर्थ के ये वेट के हिसाब से देखें, द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो मात्र जो है ये 67.8% का कवर करता है। ये तो यहाँ लिखा हुआ है आयतन का 83.5%, लेकिन यह द्रव्यमान का 67.8%। अब इसको आगे फिर से दो भागों में बांटा जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो ये शुरू हो जाता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर से लेकर के, तो 100 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक आपको इसका आउटर देखने को मिलेगा। ये आपको जो है अपर मेंटल देखने को मिलेगा। और 700 से लेकर के 2890, और ऐसे एग्जैक्ट आप मान लो 2890 याद रखो, चाहे डायरेक्ट 2900 याद रखो, 2900 किलोमीटर तक जो मिलेगा वो लोअर मेंटल देखने को मिलेगा, निचली मेंटल देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, जिसको आप रेप्टी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हो। इसकी चर्चा हमने कर ही दिया है आपके साथ, ये हमने आपको बता ही दिया है। और फिर लास्ट हमारा आता है जिसको आप कहते हो कोर, क्रोड, भू क्रोड। तो कोर में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये सबसे पृथ्वी का अंतिम लेयर है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अगर 2900 किलोमीटर से नीचे जाओगे तो यहां पे आपको जो है सबसे ऊपर वाली भाग आपको दिखाई देगी, जहां 5600 किलोमीटर के आसपास जाओगे, 5550 किलोमीटर के आसपास, तो आपको दिखाई देगी कि यह लिक्विड अवस्था में है। तो यह जो है आउटर कोर जो है वो लिक्विड अवस्था में है, और उसके नीचे जाओगे 6370 किलोमीटर तक तो आपको सॉलिड अवस्था में देखने को मिलेगी। लेकिन यह जो है, ये आप देखोगे दोनों की ये बहुत ही ज्यादा वेट है, ये वाले चट्टानों से बनने के कारण, भारी चट्टानों से बनने के कारण ये बहुत अधिक घनत्व की है। इनकी डेंसिटी जो है 5 से लेकर 13, लो सबसे इनर डेंसिटी 13 ये जो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक चला जाता है। अब यहां पर अगर इसको पूरे अर्थ के संयोजन में देखोगे तो वॉल्यूम के हिसाब से 16%, और अगर ये इसके वेट के हिसाब से देखा जाए तो 32%, यहां लिखा है 32% के जो है ये कंट्रीब्यूट करता है पूरे अर्थ को बनाने में। तो ये सबसे भारी भाग है हमारे पृथ्वी का। फिर इनके दोनों के बीच जो है अगर ये देखेंगे अपर ये क्रोड और ये आउटर क्रोड और इनर क्रोड में, तो आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। और ये क्यों, किसके आधार पे? ये भूकंपीय तरंगों, पी तरंगों के आधार पे बांटा गया है। अब जो है इसलिए हम पी तरंगे नाम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ एस तो पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि आउटर कोर पे ही आप देखोगे वो लिक्विड होने के कारण से उसमें पेनिट्रेट नहीं, उसमें जा ही नहीं पाती है इस तरंगे, वहीं गायब हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर दो भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछा जाए इनर कोर में कौन सी सिस्मिक वेव नहीं दिखाई देती है, तो एस, ये ऑप्शन में आपको अगर पी और एस दोनों है तो आपको एस मारना है, क्योंकि एस लिक्विड में नहीं जाती। ठीक, फिर अब जो है इनका विस्तार 2900 से 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर का है, और 5100 से लेकर के 6370 तक ये इनर कोर का आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें लास्ट जो है कुछ फैक्चुअल, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा है यहां से अरेंजमेंट का।
ये अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछ दिया है। ये कुछ एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं जो परसेंटेज वाइज सजाए गए हैं। अब ये दो बातें होती है, एक क्रस्ट को बनाने में, क्रस्ट मतलब आउटर सरफेस, पृथ्वी के बाहरी भाग को बनाने में, और एक होता है पूरी पृथ्वी को बनाने में। तो बाहरी भाग को बनाने में अगर देखोगे कि केवल क्रस्ट के बारे में देखोगे, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? ऑक्सीजन का। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, इस तरह से ये पूरा इसका ये सीरीज बना हुआ है। तो आपको इस तरह से ये सीरीज में याद करना है, ताकि कभी अगर इसमें से 5 या 4 उठा कर दे तो आप अरेंज कर लो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, पूरे पृथ्वी में अगर तत्वों की मात्रा को देखें पूरे अर्थ में, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है 1 नंबर पे आयरन। यहां ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे चला जाता है, जबकि क्रस्ट में ऑक्सीजन कहां था? 1 नंबर पे था। ठीक, तो ये डिफरेंसेज आपको दिमाग में रहना चाहिए कि होल अर्थ का पूछ रहा है कि या फिर केवल ये क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये इतनी चीजें जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना था इंटीरियर ऑफ अर्थ में। मुझे उम्मीद है कि एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको कवर हुआ होगा, और मैं जो है आपको समझा सकने में ये सफल रहा हूं। तो आपको क्लास कैसी लग रही है? ये क्लास में आपके PYQ से इसके लेवल मैच करते हैं कि नहीं, इस कारण से आप PYQ को देखिए। हालांकि जो इस टॉपिक से रिलेटेड है क्लास में मैं वो PYQ की चर्चा भी करते चल रहा हूं, और भी इसमें क्या आप कुछ नया करा सकते हैं, कुछ नया आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या क्लास बहुत अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है। तो ये मेरे लिए ये एक्सपीरियंस आपका बहुत काम करेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है जरूर अपनी प्रॉब्लम को बताएं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, या कुछ अगर नया आप चाहते हो, किसी भी तरह की कोई सीरीज, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।